साथियों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। दो बात की माफ़ी मांगनी है। पहली तो इस बात की माफ़ी, मला मराठी येत नहीं, हिंदी चलेगी। और दूसरी बात ये कि मुझे पता चला कि ये कार्यक्रम 5 बजे का तय किया गया था और मेरे ख्याल से अब 9 बजने वाला है, तो मैं देरी से पहुंचा हूं। हालांकि मेरी गलती नहीं है। अब नागपुर एयरपोर्ट का एयर स्ट्रिप का लाइट बंद हो जाए तो उसमें हमारी क्या गलती है। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं कि मैं आपके बीच देरी से आया हूं। और कोई देरी नहीं करनी है, सीधे आपसे मैं 2-4 बात करना चाहता हूं। तो मेरी बात जहां तक पहुंच रही है, उमरेड विधानसभा के, रामटेक लोकसभा के और महाराष्ट्र की इस महान भूमि के आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाइयों का, दुकानदारी करके, मेहनत मजदूरी करके, छोटा मोटा काम धंधा करके, बिजनेस करके, ऑटो चला के, रिक्शा चला करके, अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम मेहनत का सावाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको जय भीम पेश करता हूं। साथियों, मुझे लगता है कि यहां जो लोग मौजूद हैं और महाराष्ट्र के नागरिकों तक जो हमारी बात पहुंच रही है, मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र के लोगों को कुछ समझाने की जरूरत है। महाराष्ट्र के लोगों को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग ऑलरेडी बहुत समझदार हैं। महाराष्ट्र के लोग वो लोग हैं कि इस देश को जब भी जरूरत हुई है तो इस भूमि ने संतों को पैदा किया है। ये भूमि है संत तुकाराम की। जब भी समाज में गुलामी ने सर उठाया है तो इस धरती ने पैदा किया है छत्रपति शिवाजी महाराज को। जब भी समाज में कोई कुरीति फैली है तो इस धरती ने पैदा किया है अन्ना भाऊ साठे को, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। ये धरती इस देश को जब जब जरूरत होती है अपने लाल पैदा करती है। और कहते हैं कि इस देश में अगर पुनर्जागरण के इतिहास को पढ़ा जाएगा तो महाराष्ट्र का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। इस देश में समाज सुधारक के काम को ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के काम के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। तो महाराष्ट्र के जो रहने वाले लोग हैं उनको मेरे जैसे साधारण व्यक्ति से कुछ सीखने समझने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं आपको कुछ बताने समझाने के लिए नहीं आया हूं। मैं जब भी महाराष्ट्र आता हूं, मैं महाराष्ट्र से कुछ सीखने आता हूं, थोड़ा सा साहस लेकर के यहां से जाता हूं। लेकिन जब चुनाव हो रहा है और इस चुनावी समर में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है ये, और जब हम पर्व की बात करते हैं तो आज 13 अप्रैल है और आज हमने पूरे देश में, पूरी दुनिया में जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों को याद किया है, उनको शहादत दी है, उसको श्रद्धांजलि दिया है। कल ये नागपुर की धरती है, दीक्षा भूमि है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश जो है उसकी जयंती मनाएगा, धूमधाम से जो है उनको याद करेगा, उनके समता और न्याय के सिद्धांत पर चलने की कोशिश करेगा। उसी तरह से लोकसभा चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व होता है, लोकतंत्र का सबसे महापर्व। लेकिन इस लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ बातें ऐसी हैं जो किसी भी आम नागरिक को, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, किसी भी विचारधारा से जुड़ा हुआ हो,
किसी भी पार्टी का पट्टा अपने कंधे पे रखा हुआ हो, किसी भी पार्टी का झंडा उठाए हुए हो, लेकिन जो भी ईमानदार नागरिक हैं इस देश के, जो भी समझदार नागरिक हैं इस देश के, जो इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं, उनको इस चुनावी समर में कुछ चीजों पर गौर फरमाने की जरूरत है, कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। आप सब लोगों ने सुना होगा, जब भी आप टीवी खोलेंगे, रेडियो चलाएंगे, मोबाइल देखेंगे, तो एक बात बार बार कही जा रही है, अब की बार 400 पार। आपको याद हो गया? पेट्रोल कैसे मिल रहा है? 100 पार, और डीजल 100 पार, और गैस सिलेंडर 1000 पार। ये जो 400 पार बोला जा रहा है, थोड़ा ठहर करके, रुक करके इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि रामटेक विधानसभा में, लोकसभा में आप लोग वोट देंगे ना, उमरेड विधानसभा के लोग वोट करेंगे, रामटेक में रामटेक के नागरिक वोट करेंगे, और जिनको वोट करेंगे वो चुनाव जीतेंगे। यही होता है ना। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान लिखा, और उस संविधान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उस संविधान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि मर्सिडीज पे घूमने वाले का भी वोट एक है, और साइकिल पर चलने वाले का भी वोट एक है, हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले का भी वोट एक है, और जमीन पर बैठ करके जूता सिलने वाले का भी वोट एक है। यह है संविधान की ताकत। और अगर यह संविधान की ताकत नहीं होती, तो आपको लगता है कि ये जो सारे नेता हैं, जो आज आपकी गलियों में आते हैं हाथ जोड़ करके, अपना एसी वाला कार का शीशा नीचा करते क्या? आपकी गंदी गलियों में कभी उतरते क्या? आपके घर के दरवाजे हाथ जोड़ करके अपने माँ बाप को छोड़िए, आपके माँ बाप को अपना माँ बाप मान करके उनके पांव में लटकते क्या? यह संविधान की ताकत है, ये वोट का ताकत है, जिसके चलते 5 साल में ही सही नेता को जनता के बीच जाना पड़ता है और हाथ जोड़ करके वोट मांगना पड़ता है। मैं सोचने समझने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि यह जो 400 पार है, यह नारा नहीं है, यह स्लोगन नहीं है, यह 400 पार वार्निंग है, चेतावनी है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। वार्निंग और चेतावनी कैसे है? एक बार सत्ता को अगर इस बात का अहंकार हो गया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे। क्या नाम है वो इधर जो थे कांग्रेस में, राजू पारवे, वो कल तक इधर थे, आप उधर चले गए हैं। इतना आत्मविश्वास इस देश के राजनीतिक दल को, इस देश के नेता को कहां से आया है? इतना आत्मविश्वास इनको कौन दे दिया है कि चुनाव से पहले ही कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा? जब कोई 400 पार कहता है तो मैं कहता हूं कि 400 पार सीट नहीं होगा, पेट्रोल और डीजल का दाम होने वाला है। यह बात समझ लीजिए। और जनता के आंख में जब धूल झोंकना कोई सीख लेता है ना, तो वो आपके सामने झूठ बोलेगा, लेकिन आप उस झूठ को पकड़ नहीं पाएंगे। यह बात हमको समझनी पड़ेगी कि अगर इनको 400 सीट आ रहा है और इनको सब कुछ मालूम है, तो मैं कहता हूं कि फडणवीस जी के साथ अत्याचार क्यों किया गया? बताइए। बाहर से एक आदमी को ला करके, जो कल तक उद्धव जी के लिए कुर्सी लगा रहे थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है, और फडणवीस जी बेचारे उप मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री बने हुए रह गए हैं। अगर ये इतने ही ताकतवर हैं, तो राजू पर्वे को इनको लेने की क्या जरूरत है? शिवसेना को तोड़ने की क्या जरूरत है? जिस अजीत पवार के बारे में कहते थे कि 70,000 करोड़ का घपला किया है, प्रधानमंत्री जी अब 70,000 करोड़ अपने मुंह से बोल ही नहीं रहे हैं। अजीत पवार जब तक एनसीपी में थे तब तक भ्रष्टाचारी थे,
ज्यों ही प्रधानमंत्री ने उनको गला लगा लिया है, त्यों ही जो है वो सदाचारी बन गए हैं, त्यों ही जो है वो समाजवादी बन गए हैं, त्यों वो राष्ट्रवादी बन गए हैं। ये बेईमानी हमारे आपके आंख के सामने हो रहा है। और इसीलिए कहता हूं कि ये 400 इसलिए बोल रहे हैं कि ये जनता को एहसास दिलाना चाहते हैं कि तुम हमारे पैर की जूती हो। क्या कर लोगे हमारा? हम इधर से उधर से नेता जमा करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके, लोकतंत्र का गला घोट करके तुम्हारा अधिकार तुमसे छीन लेंगे, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। ये इनके सत्ता का अहंकार है। बोलिए, सत्ता का अहंकार है कि नहीं है? नहीं तो जो आदमी कल तक कांग्रेस में था, कांग्रेस का पट्टा पहन करके घूम रहा था, आज भाजपा का पट्टा पहन करके मोदी मोदी कर रहा है। उसको कौन वोट दिया? उसको इस देश के लोगों ने वोट दिया, उसको इस विधानसभा के लोगों ने वोट दिया, इस लोकसभा के लोगों ने वोट दिया। आंख का शर्म नेता का क्यों मर गया है? आंख का शर्म नेता का इसलिए मर गया है कि नेता की जवाबदेही कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम नेता की जवाबदेही उससे पूछने लगे, जब वो गद्दार आपके सामने वोट मांगने के लिए आए, उसके मुंह पे अगर हम दरवाजा बंद करना शुरू कर दें, तब पता चलेगा कि तुम कौन होते हो यह बात बोलने वाले कि 400 सीट आएगा। अरे 400 क्या, जनता चाहेगी तो 500 सीट आएगा, 543 सीट आएगा। लेकिन जनता ने जब तक फैसला नहीं लिया है, जब तक 19 तारीख को रामटेप के लोगों ने वोट नहीं दिया है, तब आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि आपको 400 सीट आ रहा है? इसका मतलब ये है कि दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। यह बात हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सबसे जो पहला आग्रह करना चाहता हूं, आप महाराष्ट्र के लोग हैं, आप रामटेक के लोग हैं, आप नागपुर के लोग हैं, आप विदर्भ के लोग हैं, आप पत्थर खोद करके फसल उगाने वाले लोग हैं। आप वो लोग हैं कि जब जब इस देश को जरूरत पड़ी है, आपने इस देश को बदलने का काम किया है। अंग्रेजों के खिलाफ जब क्रांतिकारियों की जरूरत थी, महाराष्ट्र की मिट्टी ने क्रांतिकारियों को पैदा किया। जब समाज में कुरीति बढ़ी तो समाज सुधारकों को पैदा किया। जब धर्म में कुरीति बढ़ी तो संतों को पैदा किया, महात्माओं को पैदा किया, परमात्माओं को पैदा किया। इसीलिए मैं आपसे यह आग्रह करने के लिए आया हूं कि इस सत्ता के अहंकार को आपको चूर चूर करना पड़ेगा। सत्ता के इस अहंकार को आपको चूर चूर करके सत्ता को यह बताना पड़ेगा कि 5 साल में चुनाव होने का कोई कारण होता है। 5 साल में चुनाव होने का कारण यह होता है कि 5 साल में किस पार्टी ने क्या काम किया। जिसको हमने वोट दिया, जिसकी हमने सरकार बनाई, उस सरकार ने अपने किए हुए वादों को पूरा किया कि नहीं किया, इसका 5 साल में परीक्षा हो सके। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हर साल एग्जाम होता था। एग्जाम किस लिए होता था? एग्जाम इसलिए होता था कि मास्टर साहब को पता चले कि विद्यार्थी को कितना आता है, इसीलिए उसकी परीक्षा होती थी। 5 साल में चुनाव इसलिए होता है कि नेता जनता के प्रति अपनी जवाबदेही दे सकें। अगर आप हमको अपना समर्थन देते हैं तो हर घर की महिला को, आपकी धर्मपत्नी का नाम रश्मि जी है और कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र लाया है, उस घोषणा पत्र में महिलाओं को जो सहायता देना है, उस योजना का नाम महालक्ष्मी योजना है। महालक्ष्मी योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और वो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है कि देश में महंगाई होगी, देश में बेकारी होगी, देश में आर्थिक असमानता होगी। लेकिन हम कहते हैं डिग्री है तो नौकरी है। जिसके पास डिप्लोमा है, डिग्री है किसी भी चीज का, उसको कम से कम पहली नौकरी पक्की करेंगे, 1 लाख तक का उसका रोजगार सुनिश्चित करेंगे। इस बार
न्याय जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो आप तमाम लोग आकर के शामिल हुए, आपने जो बातें कही, आपकी बातों को सुन करके, अपने मन की बात नहीं, आप लोगों की बात को सुन करके कांग्रेस पार्टी ने न्याय पत्र तैयार किया है। और इस न्याय पत्र के तहत हम इस बात का संकल्प लेते हैं कि यह दस्तावेज आने वाले समय में भारत का इतिहास बदलने वाला दस्तावेज साबित होगा। और उस न्याय पत्र में हम 5 तरह के न्याय की बात कर रहे हैं। किसानों का न्याय, महिलाओं का न्याय, युवाओं का न्याय, और इस देश के भीतर तमाम जो तबके के लोग हैं, एक जाति के खिलाफ दूसरे जाति को भड़काना नहीं है, एक वर्ग को दूसरे वर्ग के प्रति नहीं भड़काना है, एक धर्म को दूसरे धर्म से नहीं लड़ाना है। इस भारत में रहने वाले लोग, चाहे वो किसी जाति या धर्म के लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगे। और जो भारत का सपना महात्मा गांधी ने दिखा, और जो महात्मा गांधी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबकी सन्मति के लिए काम करेंगे। गांधी के सपनों का भारत, अंबेडकर के सपनों का भारत और भगत सिंह के सपनों के भारत का निर्माण करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आने वाली 19 तारीख को आपको इस सरकार के अहंकार को ध्वस्त करना है और अपने मुद्दों को जिताना है, अपने बाल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर भारत का निर्माण करना है। इसी संकल्प के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, धन्यवाद कहते हुए और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय इंडिया।